इस वीडियो में हम जो रेफ्रिजरेशन साइकिल देखने वाले हैं, ये एयर कंडीशनिंग यूनिट जिसे हम एसी कहते हैं, उसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल की हम इसमें बात करेंगे। एयर कंडीशनिंग यूनिट जो होता है हमारा, जिसमें स्प्लिट एसीज, विंडो एसीज, कैसेट्स आ जाते हैं, उसके बाद में जैसे 4 वे जिसे हम कहते हैं, उसके बाद में टावर एसीज आ जाते हैं। अभी इसमें एसी के काफ़ी टाइप आते हैं, पर जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है सारे एसी का सेम होता है। डिपेंड करता है उसके जो पार्ट्स लगे उसका साइज़ कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ये डिपेंड करेगा सिस्टम साइज़, और सिस्टम साइज़ डिपेंड करता है हमें सिस्टम कहाँ पर लगाना है, उसके हिसाब से हम सिस्टम को देखते हैं। पर रेफ्रिजरेशन साइकिल की जब हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग यूनिट की, जिसे हम कहते हैं एसी, सारे रेफ्रिजरेशन साइकिल हमारी सेम ही होती है। हम इसे भी वेपराइज्ड बेस रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। जब हम एयर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं तो एयर कंडीशनिंग में 5 मेजर पार्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले है कंप्रेसर, दूसरा है हमारा कंडेंसर, उसके बाद में आता है फिल्टर, फिल्टर के बाद में आती है कैपिलरी, कैपिलरी के बाद में आता है हमारा इवेपोरेटर। अभी इसमें 2 चीज़ें हमें देखना है, एक आता है नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, एक आता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर। सिर्फ यहाँ पे जो चेंजेस आ जाते हैं वो आते हैं हमारे कैपिलरी केस में। नॉन इन्वर्टर में जो कैपिलरी आती है वो ट्यूब बेस्ड की आती है, और इन्वर्टर में जो कैपिलरी आती है जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन वॉल, वहाँ पर कैपिलरी नहीं लगी होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉल लगा होता है जो एज अ कैपिलरी वर्क करता है। कैपिलरी कितनी ओपन होना चाहिए और कैपिलरी कितनी क्लोज होना चाहिए, ये हमारा डिसाइड करता है वॉल। इसीलिए हम इसे एक्सपेंशन वॉल कहते हैं। यहाँ पर कैपिलरी ना यूज़ करते हुए हम एक वॉल यूज़ कर रहे हैं जो हमारा एक्सपेंशन वॉल कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक। जब हम बात कर रहे हैं हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे इसमें कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर काफ़ी मेन है। कंप्रेसर में हमारे पास में 2 काफ़ी मेजर वर्क होते हैं। सबसे पहला होता है गैस को हमें हाई प्रेशर में बाहर रिलीज़ करना, और दूसरा है गैस को फिर से सक्शन करना। अभी जब हम गैस को हाई प्रेशर में बाहर रिलीज़ कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज करना, डिस्चार्ज की लाइन हम जब कंप्रेसर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्रेसर का काम है गैस को हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हुए उसे बाहर रिलीज़ करना है। जब ये रिलीज़ करता है तो यहाँ पे हमें प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसे डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। और डिस्चार्ज लाइन का जो हमारा प्रेशर है ये काफ़ी ज़्यादा है, उसके बाद में हमारा टेम्परेचर भी है ये काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जब हमारी गैस बाहर आती है तो वो वेपर फॉर्म में होती है। वेपर फॉर्म में होने के बाद में ये एंटर करती है हमारे कंडेंसर में। जब ये कंडेंसर में हमारे इसमें एंटर कर रही है तो कंडेंसर का वर्क है गैस को ठंडा करना। ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब यूज़ कर रहे हैं तो ये बाहर का एटमॉस्फेरिक जो हमारा टेम्परेचर है उसे यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहते हैं। एम्बिएंट टेम्परेचर हमारे इस कंडेंसर को कूल करता है, और कूल करने के लिए हम यहाँ पे फ़ैन मोटर का यूज़ करते हैं। आउटडोर सिस्टम्स में फ़ैन मोटर के ऊपर में ब्लेड लगी होती है, और हम एयर को सक करते हुए कंडेंसर के ऊपर से इसे पास करते हैं। तो हमारी जो बाहर के जो एनवायरमेंटल जो वेदर में जो हवा है वो इसे ठंडा करता है। उस कंडीशन में जब कंडेंसर में हमारे इसमें वेपर है, जब इसे हम ठंडा करेंगे तो हमारा वेपर जो है वो फॉर्म चेंज हो जाता है, वो आ जाता है हमारे लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जब ये आता है तो लिक्विड फॉर्म हमारा कंडेंसर में ही क्रिएट हो जाता है। कंडेंसर में हम टेम्परेचर को कम करते हैं पर प्रेशर को एज इट इज़ वहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमें प्रेशर की ज़रूरत है। तो प्रेशर जब हमने यहाँ पे एज इट इज़ बरकरार रखे हैं और टेम्परेचर को यहाँ पर हमने कम किए, तो इसीलिए इसे हम कंडेंसर कहते हैं, जहाँ पे हम इसको गैस को एंटर करते हैं। इसे हम कंडेंसेशन कहना भी कह सकते हैं। कंडेंसर ये हीट एक्सचेंज करने का काम करता है, अंदर के गैस की हीट बाहर रिलीज़ करना, इसीलिए हम इसे हीट एक्सचेंजर के कैटेगरी में देखते हैं, जिसे हम कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर जब हमारा कनेक्ट होता है, ये हमारा कनेक्ट हो जाता है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा है एक्सपेंशन वॉल और कैपिलरी, पर इसके पहले हमारे इसमें फ़िल्टर लगे हुए हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे सिस्टम्स के ऊपर में, और फिल्टर आपको देखने मिलता है, और फिल्टर के बाद में हमारे इसमें कैपिलरी या एक्सपेंशन वॉल कनेक्ट होता है। देखिए अभी इस रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम दोनों चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि कैपिलरी और एक्सपेंशन वॉल जब हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तब उसे हम काफ़ी डिटेल में समझेंगे, पर यहाँ पर हम कैपिलरी और एक्सपेंशन वॉल की अगर बात कर रहे हैं तो हम इसे कैपिलरी की तरह ही समझते हैं। जब हम इस गैस को हाई प्रेशर में हम जब कैपिलरी के अंदर में एंटर करवाते हैं तो यहाँ पर हम प्रेशर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। तो कंडेंसर के एंड्स पॉइंट पे यहाँ पे लिक्विड होता है, और जब ये लिक्विड एंटर करता है हमारे कैपिलरी में तो हम इस लिक्विड का प्रेशर और भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं, पर टेम्परेचर यहाँ पे हम धीरे धीरे कम कर ही रहे हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होता है।
जब हम इसे कैपिलरी में एंटर करवाते हैं तो कैपिलरी में एंटर करने के बाद में यहाँ पर हमने जो प्रेशर है उसको काफ़ी हाई कर दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंडेंसर और हमारा जो फिल्टर के साथ में यहाँ पे जब कैपिलरी लगा होता है, यहाँ पर हमने इसे रेड में ड्रॉ किए क्योंकि ये हाई साइड है हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल का। यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है और यहाँ पर प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है, इसीलिए हमने इसे रेड में ड्रॉ किए हैं। जब हम देख रहे हैं हमारा टेम्परेचर, यहाँ पर हमने थोड़ा कूल डाउन करते हुए प्रेशर हमने काफ़ी यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया है। यही हमारा प्रेशर हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में कूलिंग के लिए काम आता है। हमारे गैस में जब हम प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, उसी से हम यहाँ पर कूलिंग ला सकते हैं। कैपिलरी में हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, ये लिक्विड फॉर्म हम इवेपोरेटर में स्प्रिंग करते हैं, मतलब पानी का जैसे छिड़काव होता है वैसे ही हम हमारे गैस के फॉर्म जो था उसे जब हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस लिक्विड को हम इवेपोरेटर में स्प्रिंकलिंग, मतलब ऐसे उसे स्प्रिंकलिंग की तरह इवेपोरेटर के अंदर में थ्रो करते हैं, क्योंकि इवेपोरेटर के पाइप का साइज़ बड़ा होता है और कैपिलरी ट्यूब का साइज़ हमारा छोटा होता है। जैसे ही हमने यहाँ पे स्प्रिंग किया तो यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर है ये काफ़ी लो मिला और प्रेशर भी हमारा सडनली वहाँ पर ड्रॉप हो गया। इस थ्योरी को हम कहते हैं वेपर बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल का जो कैटेगरीज नाम है वो है वेपर बेस्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। जब हमने इसे इवेपोरेटर में एंटर करवाए तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी काफ़ी लो मिला और प्रेशर भी काफ़ी लो मिला। तो यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा वेपर है एक्चुअली, वो यहाँ पर वेपर फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि लिक्विड से जब हम यहाँ पे स्प्रिंग करेंगे तो यहाँ पे वेपराइज फॉर्म में आ जाएगा। वेपराइज फॉर्म हमारा जो होता है वो काफ़ी लो प्रेशर फॉर्म में होता है और हमें टेम्परेचर यहाँ पे 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाता है, जो एयर कंडीशनिंग यूनिट के जैसे इवेपोरेटर में जब हम एंटर करवा रहे हैं हमारे वेपर को, तो वहाँ पे हमारे लिए ये सफिशिएंट है। और जब हमने इसे इवेपोरेटर में एंटर करवाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने एक फ़ैन लगाया है, ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि इंडोर यूनिट में जब हम देखेंगे हमारे स्प्लिट एसी में वहाँ ब्लोअर लगे होते हैं। विंडो एसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फ़ैन ब्लोअर लगे होते हैं। अभी ये ब्लोअर ही हम इसे समझ रहे हैं। जो फ़ैन है, फ़ैन का ब्लेड क्या कर रहा है, रूम का जो हमारा हीट जो हमारा है उसे हम एक तरफ से सक करते हैं इवेपोरेटर के ऊपर से और उसे ही रूम में फिर से ठंडा करते हुए उसे थ्रो करते हैं। तो हमने क्या किया, इवेपोरेटर के ऊपर में ही हमने हवा को पास करवाया, जिसके थ्रू जो हमारे रूम के टेम्परेचर को हमने जब इसे ठंडा करना है तो वही के हवा को हम यहाँ पे ठंडा कर पा रहे हैं इवेपोरेटर के हेल्प से। जब हम यहाँ से एयर पास करवाते हैं इसके ऊपर से, तो यहाँ पे हमने लिखा है सप्लाई एयर रूम 15 डिग्री, मतलब जब हम इवेपोरेटर से रूम का एयर पास कराएंगे तो हम यहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ पर टेम्परेचर ला सकते हैं। तो हमने रूम को 15 डिग्री सेल्सियस तक के यहाँ पर ठंडा किया है हमारे इवेपोरेटर के थ्रू, जिसके ऊपर से हमने एयर पास किए। इसे भी हम हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं। तो इवेपोरेटर भी हमारा हीट एक्सचेंजर में आता है। जब हम इसे देख रहे हैं इवेपोरेटर को, तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर भी लो मिलता है और प्रेशर भी लो मिलता है, और इसे हमने ब्लू में ड्रॉ किए। ब्लू में ड्रॉ करने का मतलब ये होता है ये हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल का लो साइड हुआ। जब इवेपोरेटर से फिर से हमने इसे गैस को फ्लो करते हुए फिर से जब रिटर्न लेना है, तो ये फिर से रिटर्न होते हुए हमारे इस ब्लू पाइप के थ्रू, जिसे हम सक्शन पाइप कहते हैं, वो हमारा कंप्रेसर पे कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्रेसर में फिर से हमें गैस को रिटर्न लाना है। फिर से कंप्रेसर काम स्टार्ट करेगा, हाई प्रेशर में डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई मिलेगा, जो फिल्टर से होते हुए हमारे कैपिलरी में आएंगी। कैपिलरी में आने के बाद में टेम्परेचर फिर से वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है और हमारा प्रेशर काफ़ी हाई हो जाता है। कैपिलरी में जब प्रेशर हाई हो जाता है तो इसे हम डिस्चार्ज कर देते हैं फिर से हमारे इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर में हमें जब इसे हम थ्रो करेंगे हमारे लिक्विड को, वहाँ पे हमें वेपर फॉर्म में हम इसे स्प्रिंग करते हैं, जिससे हमें टेम्परेचर भी लो मिलता है और प्रेशर भी लो मिलता है। और यहाँ पर जाने के बाद में ये फिर से हमारा सक्शन के थ्रू होते हुए हमारे कंप्रेसर में कनेक्ट हो जाता है। तो हमने रेफ्रिजरेशन साइकिल में जो इसे कवर किए हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी या एक्सपांशन वॉल, और उसके बाद में हमारा इवेपोरेटर। तो ये 5 मेजर है और इसमें 2 साइड है। एक है हमारा हाई साइड, यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, और दूसरा हमारा होता है लो साइड, यहाँ पर टेम्परेचर भी लो है और प्रेशर भी लो है। इस तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल में 2 साइड होते हैं, जिसे हम हाई साइड कहते हैं और दूसरे को हम लो साइड कहते हैं। हाई साइड जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी हाई है, और लो साइड जहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर काफ़ी लो है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में जो एयर कंडीशनिंग यूनिट का रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, इसे हमने कवर किए। धन्यवाद।